नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। आज के मुद्दे का विश्लेषण करने से पहले आप राहुल गांधी का एक बयान सुन लीजिए। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। मेरा विजन है धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। अब इन्हें सुनकर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ रहा है। कितना दुश्वार है दुनिया, ये हुनर आना भी, तुझी से फासला रखना, तुझे अपनाना भी। ऐसे रिश्ते का भरम रखना बहुत मुश्किल है, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। राहुल गांधी प्रयागराज में थे, जहां वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ मुसलमानों को भी उनका हक दिलाने का वादा कर रहे थे। लेकिन जब प्रयागराज पहुंचे तो इस जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण के स्वागत और साथ के लिए 5-5 पंडित जी विराजमान थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पूरा ट्वीट किया कि कांग्रेस में यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा और राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कमाल है ना, एक जनेऊधारी ब्राह्मण का स्वागत 4 ब्राह्मण और एक भूमिहार ब्राह्मण ने मिलकर किया। और फिर पांचों ब्राह्मणों के साथ राहुल गांधी उस समाज का भला करने के लिए निकल पड़े जो उस जनेऊ वाली संस्कृति का सदियों से सताया हुआ है। गिरोह सवर्णों का रहेगा, सवर्णों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों का, लेकिन इनके दम पर राहुल गांधी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों समेत मुसलमानों का भला कर देंगे। इसलिए हमने कहा कि ऐसे रिश्ते का भरम रखना बहुत मुश्किल है, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक नहीं मिला। देखा जाए तो ये बात कोई गलत भी नहीं कह रहे, लेकिन समाज के एक बड़े तबके को जमाने तक उनके अधिकार से वंचित रखा गया, तो वंचित रखने में उस कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही जिसने देश पर सबसे ज्यादा राज किया। राहुल गांधी एक बात लगातार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना वो करवा कर रहेंगे, और दूसरी बात यह है कि वो 50% के आरक्षण की सीमा को खत्म करके रहेंगे। 50% का जो बैरियर है, इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। राहुल गांधी का कहना है कि पिछड़ों की आबादी 50% है तो उनके आरक्षण की सीमा 27% ही क्यों हो। कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। राहुल गांधी की नींद अब जाकर खुली है, जब देश ने लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंप दी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश करने वाले बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास 1980 में ही पेश कर दी गई थी। तब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे ही थीं। उन्हें 353 सीटें मिली थीं, लेकिन इंदिरा जी और उनकी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटों वाला प्रचंड बहुमत मिला। वैसा बहुमत अब तक किसी को नहीं मिला है। तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी चाहते तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते से निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाला। उस रिपोर्ट को 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने बाहर निकाला। वो कांग्रेस से बगावत करके निकले थे और प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। 6 सितंबर 1990 को लोकसभा में जब मंडल आयोग की सिफारिशों पर बहस हो रही थी, तो विपक्ष के नेता की हैसियत से राजीव गांधी ने क्या कहा था, उसे आप सुनिए। राजा साहब की नीतियां अंग्रेज़ों से बहुत अलग नहीं हैं। अंग्रेज़ों ने ही हमारे देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की थी, और आज राजा साहब ही हमारे देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जाति युद्ध भड़का रहे हैं और राजा साहब चुप हैं। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो अपने मंत्रियों को खुद पर नियंत्रण रखने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो क्या वो भी उस उकसावे का हिस्सा हैं जो बाहर लोगों की हत्या कर रहा है? राजीव गांधी का भाषण बहुत लंबा था। हमने आखिरी एक हिस्सा
उठाया है। राजीव गांधी को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से आपत्ति थी, तब कांग्रेस ने आरक्षण का विरोध किया था और बीजेपी ने समर्थन। दूसरी बात यह है कि जिस वीपी सिंह ने पहली बार समाज के दबे कुचले और उपेक्षित वंचित तबके को उनका हक दिया, उस प्रधानमंत्री को राजीव गांधी व्यंग्य में राजा साहेब कहकर खिल्ली उड़ा रहे थे। और राजीव जी राजा साहेब के जिन मंत्रियों को युद्ध भड़काने का उलाहना दे रहे थे, उनमें से एक तो शरद यादव थे, जो वीपी सिंह सरकार में कपड़ा मंत्री थे। कमाल देखिए कि आज राहुल गांधी जब आरक्षण के सारे बैरियर उखाड़ फेंकने पर आमादा हैं, तब उन्हें सुभाषिनी यादव की मदद लेनी पड़ रही है, जो कि शरद यादव की पुत्री हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आई थी, जबकि उससे 25 साल पहले काका कालेलकर ने पिछड़ों को उनका हक देने के लिए आरक्षण और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में पड़ी रह गई थी। जबकि 25 सालों में 20 साल तक राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादी इंदिरा गांधी ही देश पर राज कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं किया। अब सवाल है कि राहुल गांधी क्या आरक्षण पर काम कर सकते हैं? इसके जवाब के लिए अतीत के पन्नों में चलिए। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव लड़ा था, लेकिन आज भी वो गरीबी कायम है, जिसे मिटाने के लिए राहुल गांधी को लगता है कि वो आरक्षण की सीमा रेखा को मिटा देंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें ऐसा करने देगी? राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सत्ता में आए तो इसे करके दिखाएंगे। उनकी पार्टी इस समय हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में राज कर रही है। वो उन राज्यों में ही जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा लेते? आखिर नीतीश कुमार ने बिहार में ये काम करवा ही दिया ना, तो राष्ट्रीय स्तर से पहले आप कांग्रेस शासित राज्यों में ही करवा देते। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी 2004 में ही लोकसभा में पहुंच गए थे। वो कोई मामूली सांसद नहीं थे। वो चाहते तो सीधे कैबिनेट मंत्री बन सकते थे, हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। कुछ भी नहीं बने तो किसी भी मंत्री से, और कभी कभी तो लगता है कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर थे। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए सरकार के वक्त ही 2011 में जनगणना हुई थी, जाति के आधार पर भी हुई थी, लेकिन उसके बाद 3 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस ने उसे सार्वजनिक नहीं किया। ठीक है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता के जिम्मेदार राहुल गांधी नहीं हो सकते, लेकिन 2011 तक राहुल गांधी उस सत्ता समीकरण का सबसे मजबूत हिस्सा थे जो देश को चला रहा था। फिर भी जातिगत जनगणना की फाइल दबी रही तो दबी रही। वो इसलिए भी दबी रही क्योंकि कांग्रेस को यकीन नहीं था कि उसके पैरों तले जमीन इतनी तेजी से खिसकने वाली है। 2014 में वो जमीन खिसकी तो जो राहुल गांधी इस समय कार्ल मार्क्स के नए प्रवक्ता बने हुए हैं, वही सॉफ्ट हिंदुत्व के पुरोधा बने हुए थे। इसलिए तब वो जनेऊधारी पंडित बने हुए थे। आज वो दलितों पिछड़ों की दुहाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन खुद उन्हीं जनेऊधारियों से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी को आज दुख हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पर दलितों पिछड़ों को जगह नहीं मिली, मीडिया में भी नहीं मिली। अगर नेहरू जी ने समय पर कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया होता या मंडल आयोग की सिफारिशों को ही इंदिरा गांधी ने 1980 में लागू कर दिया होता तो आज परिदृश्य अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए राहुल गांधी को खींच उतारनी ही है तो अपने उन पूर्वजों पर उतारनी चाहिए जिन्होंने इस देश पर राज किया लेकिन दलितों पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। बात दलितों पिछड़ों के मीडिया में नहीं होने की हो रही है। ये वाकई दुखद है। इसे बहुत पहले बदल दिया जाना चाहिए था, नहीं बदला गया। कांग्रेस का अपना एक अखबार है नेशनल हेराल्ड, विवादों और गड़बड़ झालों में भी रहता है, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटता है। क्या राहुल गांधी बता सकते हैं कि कब उस अखबार का संपादक किसी ओबीसी या दलित को बनाया गया, किसी आदिवासी को बनाया गया? 30 जून 2022 के बाद से उस नेशनल हेराल्ड की एडिटर इन चीफ राजेश झा हैं। खुद पंडित जी को शीर्ष पर पहुंचाएंगे और दूसरों को भड़काएंगे कि देखो गरीबों, दलितों और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। और हाँ, राहुल गांधी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर क्या कहा, आप इसे भी पहले सुन लीजिए। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी कभी लोहिया का नाम नहीं लेते। लोहिया को पता नहीं
पढ़ा भी है कि नहीं, या राजनीतिक मजबूरी है कि वो लोहिया से दूर रहते हैं। लोहिया ने कहा था कि अगर दुनिया पर गोरों की जगह कालों का राज होता तो सौंदर्य का रंग गोरा नहीं काला होता। सारा मामला राज करने का है। राहुल गांधी राज तो अपना चाहते हैं, लेकिन बातें दलितों पिछड़ों की करेंगे। 1947 से 2014 तक 67 सालों में 54.5 साल शुद्ध कांग्रेस की सरकार रही। उनमें 11.5 साल ही गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे। नहीं तो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे। बस 1.5 साल लाल बहादुर शास्त्री और 10 साल तक मनमोहन सिंह रहे। देश में 2 पिछड़े प्रधानमंत्री हुए, वो कांग्रेस से बाहर के हुए, चाहे वो एचडी देवेगौड़ा रहे हों या नरेंद्र मोदी हों। उसी तरह KR नारायण के रूप में पहली बार कोई दलित राष्ट्रपति देश को मिला तो कांग्रेस नहीं बल्कि संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। दूसरा दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रूप में मिला तो बीजेपी की सरकार में। पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को मिली तो बीजेपी की सरकार में। और हाँ, इस लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दे दिया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाए तो कांग्रेस को सांप सूंघ गया। राहुल गांधी आज जो कुछ कह रहे हैं उसे साबित करने का एक मौका था। एक दलित प्रधानमंत्री देने का वादा करके कांग्रेस चुनावी मैदान में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस नहीं गई। वो जा ही नहीं सकती क्योंकि उसके दलित, आदिवासी, पिछड़ा सिर्फ बजाने वाले झुंझुने हैं, खाने के लिए तो अब क्या ही कहा जाए। इस देश में पिछड़ों के लिए 2 लोगों ने सत्ता के माध्यम से सबसे जबरदस्त काम किया था। पहला विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की। और दूसरा अर्जुन सिंह ने, जिन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री रहते शिक्षा में पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। कांग्रेस जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल तक राज कर रही थी और राहुल गांधी एक प्रमुख नेता थे तो वो VP सिंह और अर्जुन सिंह को भारत रत्न दिलवा सकते थे, ये बताने के लिए कि राहुल गांधी की कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक देना जानती है और खुद नहीं दे पाई तो जिन्होंने दिया उनका सम्मान करना जानती है। लेकिन VP सिंह तो छोड़िए, जो अर्जुन सिंह ताउम्र कांग्रेसी रहे, नेहरू गांधी परिवार के घरेलू वफादार रहे, उन्हें भी कांग्रेस के प्रथम परिवार ने नहीं पूछा। हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे कांग्रेस में नेहरू, राजीव गांधी के करीबी और राजीव गांधी फाउंडेशन में सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों की भीड़ है। अब मलाई बड़े लोग खाएंगे और राहुल गांधी जोर से नारा उछालेंगे कि बोलो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जय। पता नहीं राहुल गांधी इस शेर वाले भरम को कैसे बना कर रखते हैं, जिसे आप एक बार फिर सुन लीजिए। कितना दुश्वार है दुनिया, ये हुनर आना भी, तुझी से फासला रखना, तुझे अपनाना भी। ऐसे रिश्ते का भरम रखना बहुत मुश्किल है, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।